4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। कल मैं मोदी जी को सुन रहा था। मोदी जी बता रहे थे कि साहब कांग्रेस ने ऐसे काम किए हैं कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको कांग्रेस ने ठगा नहीं। मतलब उनका मतलब ये था कि डीएमके से ताल्लुक़ ख़त्म करके वो लोग जो जोसेफ विजय के साथ चले गए तमिलनाडु में, उससे तिलमिलाए हुए थे। शुरू में कोशिश थी राज्यपाल के माध्यम से कि किसी प्रकार से सरकार में अड़ंगे लगाए जाएं। जयललिता वाली पार्टी के साथ जो बीजेपी ने चुनाव लड़ा था उसके साथ गठबंधन हो जाए विजय का, और बीजेपी उस रास्ते से तमिलनाडु में एंटर हो जाए। और विजय और राहुल गांधी की जोड़ी देख करके शायद तिलमिलाहट इतनी बढ़ी कि वो वाली बात बताने लगे जो सुनते हुए ऐसा लगने लगा ये अपना इतिहास तो नहीं बता रहे। उन्होंने कहा कि साहब 30-35 साल पुराना ताल्लुक़ था डीएमके से, लिहाजा एक ही झटके से जो है ताल्लुक़ ख़त्म करके विजय की पार्टी के साथ चले गए। विजय की पार्टी का मैनिफेस्टो और कांग्रेस का मैनिफेस्टो लगभग एक सा है, सांप्रदायिकता पर आधारित नहीं है। दूसरी बात, अगर राहुल गांधी अपने चाटुकारों से घिरे ना होते तो विजय के साथ गठबंधन पहले ही हो चुका होता इलेक्शन से पहले, और ये जो 5 सीटें आई हैं ये 50 होती। 70 सीटें विजय देने को तैयार थे कांग्रेस को। राहुल गांधी से पहले मुलाकातें रहीं, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने आपको बताया था दोस्तों कि डीएमके का एक मौन समर्थन राहुल गांधी और कांग्रेस को था कि किसी भी तरीके से बीजेपी जयललिता पार्टी के माध्यम से तमिलनाडु में एंटर ना कर जाए, इसलिए यह सरकार बनना ज़रूरी था। बल्कि स्टालिन राज्यपाल को भी थोड़ा सा कहते हुए नजर आए कि भाई विजय को काम करने दो, आप उनको समय क्यों नहीं दे रहे, आप उनको जो है शपथ जो है लेने के लिए क्यों नहीं कह रहे, जबकि प्रदेश का सबसे बड़ा दल उन्हीं की पार्टी निकली थी टीवी के। खैर, तो दोस्तों बात यह है कि जब मोदी जी ने कहना शुरू किया तो मुझे उनकी वो वाली बातें याद आने लगीं कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको कांग्रेस ने ठगा नहीं। मुझे यकीन मानिए एकदम से महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे याद आ गए। उद्धव ठाकरे और बाला साहब ठाकरे की पार्टी शिवसेना, उसी के माध्यम से छोटे भाई के रूप में बीजेपी वहाँ जीता करती थी और शिवसेना उनको बड़े भाई के रूप में आगे बढ़ाने का काम करती थी। धीरे धीरे ये हुआ कि उनकी पार्टी के अंदर विघटन किया, उन्हीं के अंदर से एक विभीषण ढूंढा, उसको उठाकर ले गए असम में, वहाँ से वापस लौटा, उसको चीफ मिनिस्टर बनाया, अपने वाले चीफ मिनिस्टर को डिमोशन कर दिया। और उसके बाद फिर धीरे धीरे आपने देखा शिवसेना का ऑफिस भी, उसकी पार्टी भी, उसका सिंबल भी छीन करके राहुल नार्वेकर और तमाम जो सब लोग शामिल थे उसमें। मतलब जो आपको मालूम है अभिमन्यु की जब हत्या हुई थी, एसेसिनेशन किया था, तो सब लोग वो शामिल थे। तो वहाँ शिवसेना का एसेसिनेशन में बीजेपी ने पूरा एक ऐसा रोल अदा किया कि उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए और उन्हीं के अंदर विभीषण को निकाला, चीफ मिनिस्टर बनाया, फिर उसको भी साइड में कर दिया और उनकी सरकार आज वहाँ पर बीजेपी की है, टुकड़े कर दिए। बराबर में शरद पवार के भतीजे के लेकर तो चले गए दुनिया से बेचारे, उनको लेकर के आपने मालूम है कि कुछ दिन पहले कह रहे थे कि वो बड़ा भ्रष्टाचारी है, लेकिन अचानक उसके साथ उसे डिप्टी सीएम बनाया और फिर वो पता चला एनसीपी के भी टुकड़े कर दिए। कांग्रेस के टुकड़े नहीं कर पाते ये। कांग्रेस मुक्त भारत करने का सपना तो लेकर आते हैं, लेकिन पता नहीं कांग्रेस कहाँ से उगाती है। क्योंकि राहुल गांधी ने किसी ज़माने में लोकसभा में कहा था कि एक सोच है ये, आप सोच को कैसे मार सकते हैं, आरएसएस वाली सोच को भी नहीं मार सकता कोई। क्योंकि जो अच्छी और बुरी, मतलब शैतानी ताकतें और इंसानी ताकतें यानी कि ईश्वरीय ताकतें, दोनों का रहना ज़रूरी है, प्रकृति का नियम है। तो आरएसएस की सोच को भी आप नहीं मार सकते, कुछ ना कुछ बाकी रहेंगे। गांधी की हत्या से लेकर अब 2026 तक देश ने 50 बार ऐसा देखा है कि आरएसएस नीचे चली गई, बुनियाद में चली गई, पाताल में चली गई, उसके बाद फिर उभर आई। वजह उसकी यह है कि ये जो शैतानी ताकतें हैं वो भी अपना जो है ना अस्तित्व को बनाए रखेंगी, प्रकृति ने ऐसे बनाया। मैं वहाँ से दोस्तों फिर हरियाणा गया, मध्य प्रदेश बराबर में है। मध्य प्रदेश में तो कोरोना के समय ही कमलनाथ की सरकार को किस प्रकार से तोड़ करके उन्हीं का एक आदमी जो राजा महाराजा का बेटा बनता है उनको वहाँ पर अपना चाटुकार बना डाला। आपने देखा, आप मध्य प्रदेश की सरकार हो, कर्नाटक की पहले सरकार हो, कब नहीं तोड़ते ये लोग। बिहार में नीतीश के क्या हाल हुए, ताज़ा हाल देखें। उड़ीसा के अंदर एक ग्रीन लाइट दे दिया करते थे बीजू पटनायक के लड़के, उनके साथ क्या हुआ।
मतलब आप उत्तर प्रदेश से अगर चलें और बिहार चलें और उड़ीसा चलें, बंगाल चलें, बंगाल में शुवेंदु अधिकारी जिसको चीफ मिनिस्टर बना रहे हैं आप, ये तो वो है जिसके आप वीडियो बता रहे थे कि चोरी करते हुए पकड़ा गया। इसी की पहले पार्टी में सेंध लगाई और अभी ताज़ा तो आपको मालूम है पंजाब से कैसे सांसद हटाए गए। वो राहुल चड्ढा, राघव चड्ढा कौन है वो, जो अभिनेत्री का हस्बैंड है, वो कैसे कैसे दर्ज दिया करता था। अचानक उसको ऐसा उसका ईमान बदला कि राज्यसभा सांसद भी, अब उन पर कोई तलवार भी नहीं लटकी हुई है, राज्यसभा में बने हुए हैं। आम आदमी पार्टी को तोड़ डाला, उनके नेताओं को पहले जेलों में डाला। जब नई बाज आए वो बेहतरीन तरीके से इलेक्शन लड़े, वहाँ पर भी क्या हाल हुए आपको मालूम है। और फिर वो आकर के पंजाब में चूंकि चुनाव आने वाले तो आम आदमी पार्टी को तोड़ डाला, बसपा को तोड़ डाला, नवीन पटनायक की पार्टी को तोड़ डाला, नीतीश कुमार की पार्टी को तोड़ डाला, वहाँ पर बंगाल में तोड़ डाला, महाराष्ट्र में कहाँ बताऊँ, मध्य प्रदेश भूल गया, कर्नाटक भूल गया, क्या क्या बताऊँ आपको। लेकिन दोस्तों बात यह है कि ये वाली तमाम बातें आप जो कह रहे हैं राहुल गांधी के बारे में, राहुल गांधी तो आपके खिलाफ नहीं, संविधान के मद्देनज़र बात कर रहा है। और विजय के बारे में मैं आपको बता चुका हूं दोस्तों कि राहुल गांधी का मशवरा था कि इसके साथ गठबंधन कर लिया जाए। ये डीएमके, जिसको मैंने पहले ही एपिसोड में कहा कि राहुल गांधी की पार्टी ठीक नहीं कर रही है डीएमके को छोड़कर, लेकिन जब डीएमके ने ही हरी झंडी दे दी गई हो और जिस डीएमके के नेता ने कहा कि कमर में छुरा घोंपा, उसको हटा दिया डीएमके ने, उसको आगे नहीं लाने दिया है, तो पता ये चला कि डीएमके में स्टालिन के इशारों पर कांग्रेस ने विजय का साथ दिया। चूंकि ये सांप्रदायिक ताकत तमिलनाडु के अंदर एंटर न कर जाए, चूंकि यही ममता बनर्जी थी जो उसको लेकर के आई थी। बंगाल के अंदर मैं आपको 3, 4, 5 एपिसोडों में बता चुका हूं कि ज्योति बसु ने खुद कहा था कि ममता बनर्जी की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। बीजेपी का एंट्रेंस उसने कराया था। आखिरकार वह नफरत की खेती इतनी बोदी गई, फिर टूल्स आए, फिर चुनाव आयोग आया और देखिए क्या। तो मोदी जी आप कोई ऐसा मशवरा दिया, ऐसा एग्जाम्पल दिया करें जो कम से कम आप पे ना लगे। कई बार ऐसा होता कि मैं एक बार वहाँ था अजरबैजान, बाकू में, तो वहाँ एक एग्जीबिशन लग रही थी। मैं अपने एक दोस्त के स्टॉल पर बैठा हुआ था, तो वहाँ पर हुआ यूँ कि वो क्रीम वगैरह यहाँ से जो कॉस्मेटिक्स का आइटम थे वो लेके जा रहे थे। तो हुआ यूँ कि वो कुछ गोले का तेल भी था, तो मैं भी खड़ा हुआ था वहाँ पर, मैं बैठा देख रहा था। तो हुआ यूँ कि वो एक्चुअली वहाँ पर अंग्रेज़ी लोग थोड़ा कम जानते हैं, तो हमारा जिसका वो स्टॉल था, तो मैं भी खड़ा था। उस ज़माने में मैंने बाल का ट्रांसप्लांट नहीं कराया था, तो मेरे बाल नहीं थे। तो हुआ यूँ कि वो गोले का तेल के अंदर ये सिर्फ तो है कि बालों को मजबूत करता है। तो मैंने उसे अंग्रेज़ी में बताना शुरू कर दिया कि ये आपके बालों को मजबूत करेगा और वहाँ पर आप जो है गंजे नहीं होंगे। तो वो मेरे सर को देखने लगा, मैं हंस पड़ा। मुझे पता था ये क्यों देख रहा है। उसने मुझसे कहा कि तुम क्यों नहीं लगाते। तो मैंने बहरहाल उसे किसी प्रकार से, वो है ना कि गंजों को गंजे ने तेल बेच दिया, वो कंडीशन मैंने कर दी थी वहाँ। तो मैं वो तेल वेल, उसकी तफरी चल रही थी, मजाक थी। तो कहने का मतलब है मोदी जी आप कहते समय खुद तो सोच लो कि खुद भी गंजे हैं या नहीं। आप दूसरे के गंजे बन का तेल बेचने की बात आप कह रहे हैं, आप खुद गंजे हैं। गंजे इन द सेंस कि इस क्षेत्र में देखिए आपने क्या क्या किया। तो दोस्तों मोदी जी का ये डायलॉग मेरी समझ में इसलिए नहीं आया क्योंकि तमाम तरह के उदाहरण, कोई 7 बताता, कोई 9 बताता, इस तरह की जो प्रदेश सरकार है आपने तोड़जोड़ कर ली। 1000 विधायकों की खरीदो फरोख्त हुई है, ऐसा लोग बताते हैं। मैंने तो गिने नहीं है, लोगों की सुनी हुई बात बता रहा हूँ। तो दोस्तों ये बातें मोदी जी पे कहाँ तक फिट बैठती हैं और वो कितने तिलमिलाए हुए हैं, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आंध्र प्रदेश और कर्नाटक और केरल में ये विजय राहुल की जोड़ी क्या करने वाली। अगला एपिसोड ज़रूर देखिएगा। जय हिंद।